वो जवाल पजीर है। और ये क्यों हुई, कैसे हुई, माशाल्लाह बड़े लोग आते हैं प्रोग्राम करने जिनको जो इस मालूम पे बात ही नहीं करते, और करनी चाहिए, हमारी गलती हमें बतानी चाहिए। तो माशाल्लाह मैं वसेब नेटवर्क को आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तान की तरफ से करता हूँ, क्यों कि वसेब एक ऐसा चैनल है, आज आप उर्दू में कर रहे हैं, कल सराइकी में भी करेंगे, शायद सिंधी में भी जाके करें, तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए वो सच्ची बातें इनके साथ करें जो लोग सुने और आपकी तारीफ भी करें और चैनल की भी करें। जी, कब आया और कैसे आया कि फिल्में बनती थी पहले सिनेमा घरों में, माँ बेटी भाई बहन बैठ के फिल्में देखते थे। क्यों कि उस जमानों में कोई जग्गा नहीं था, कोई गुज्जर नहीं था, कोई कालू बदमाश नहीं था, और कोई ऐसी फाहिशा फिल्म नहीं बनती थी जिसमें जाना लोग बुरा समझते थे। यानी कि आप देख लें, हिस्ट्री उठाएं कि आप आ जाएं 70 के बाद, 71-74 के बाद जो फिल्में बनी, और फिर हमारे जनाब मुल्क के सरबरा आए जुल्फकार भुट्टो साहब, उन्होंने आते ही सेंसर बोर्ड को खुली छुट्टी दे दी कि भाई जैसे मर्जी करो। उस जमाने में लोग हैरत में पड़ गए कि यार वो औरत फिल्म देखने गई तो अंदर रोजीना बेगम का बगैर कपड़ों के शॉट चल रहा था। आप देखें कि क्या गुजरी होगी उस भाई पे या मियां बीवी पे या बेटी बाप के साथ होगी कि ये इन्होंने स्क्रीन पे क्या चला दिया। वो मैडम हमारी बड़ी अच्छी अदाकारा थी रोजीना, वो क्रिश्चियन थी। अब जब उन्होंने थोड़ा देखा कि मेरे ये चले, वो कोई उन्हें जान के नहीं बनवाया था, डायरेक्टर ने कहा कि कपड़े बदल के आए हैं, वो झाड़ियों में चली गई, बेचारे कमरा नहीं था, वो खुली जगह पे शूटिंग थी, उन्होंने वो बना रही उसकी पिक्चर। एक नंबर तो ये इन्होंने बेगैरती की, मैं इसे बेगैरती कहूंगा। और उस जमाने के ना किसी डायरेक्टर ने, ना राइटर ने, ना किसी प्रोड्यूसर ने ये बात उठाई कि इस बेगैरत को निकालो, इस बंदे को जिसने ये काम किया। बल्कि उसके बाद हमारे रहमत अली साहब आ गए डायरेक्टर, उन्होंने आके खतरनाक खौफनाक ऐसी फिल्में दी जिनमें हाथी नंगी कर दी औरत। फिर उसके बाद आ गए जनाब अकरम खान साहब, उन्होंने खानजादा, नवाब दादा और बहुत सी फिल्में बनाई जिसमें फांसी आम हो गई। फिर हमारे आ गए बदर मुनीर साहब, वो वेले थे, फिल्में तो बना रहे थे लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से वेले थे, उन्होंने दुल्हन एक रात की बना के उन सब पे धब्बा लगा दिया। तो रोकने वाला कोई नहीं था। अगर होते रोकने वाले तो आज हमारी फिल्म लाइन इंडिया के से भी आगे होती। हमारे पास फनकार भी थे, राइटर भी थे, हमारे पास तमाम डायरेक्शन के लोग थे, लेकिन कुछ लोग चोर भी थे। वो चोर कौन थे? जैसे हमारे शबाब किरानवी साहब जो लाए, गुल्लू को भी लाए और उनको भी लाए। ये इंडिया जाते थे काबुल, वहां से लिख लाते थे फिल्में, पता है सब दुनिया को, लिख के लाके यहाँ बनाते तो वो हिट हो जाती थी। लेकिन पर्दा कब चाक हुआ? जब हिंदुस्तान का चैनल यहाँ दूरदर्शन आया। हम जो फिल्म देखते थे पाकिस्तानी वो लगा देते थे। हबीब साहब ने फिल्म बनाई दुश्मन, उनकी कातिल राजेश खन्ना की सेम कॉपी जुमेरात को, हमारे जुमे को फिल्म लगती थी तो जुमेरात को उन्होंने फिल्म लगा दी। वो हबीब साहब के पैसे मर गए। हबीब साहब बेचारे शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, बस उनका नहीं। फिल्म लाइन जब बर्बाद हुई, जब हम जग्गों की तरफ चले गए, हम बदमाशों की तरफ चले गए। हमारी पहले इस्लाही फिल्में बनती थी, मलंगी, शहीद, खामोश रहो, बहादुर, और ऐसी फिल्में बनती थी जो लोगों को नसीहत भी आती थी कि यार अंजाम क्या होगा अगर हम बुरे बने तो। हमने बुरे बंदे को, एक बदमाश को हीरो बना के पेश करा। और सबसे बड़ी गलती जाहिल डायरेक्टर, मैं कहूंगा, मुझे कोई इनसे वो नहीं है, जाहिल डायरेक्टर हर बदमाश की जो बीवी बनाए वो राइट तवाइफ बना दी। यारों से कोई शरीफ नहीं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वसेब न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन, जैसा कि आपको डेली की बुनियाद पे एक ऐसी अहम शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, मुल्क पाकिस्तान के ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने लाजवाल जिनकी खिदमत है अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने शोबे में। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो दोस्त, जो भाई, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके नाम के साथ हम जितना कुछ भी, जितने रिश्ते जोड़े तो कम हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जिनकी बात की जाए उनकी खिदमत के हवाले से तो बहुत सारे प्रोफेशन उनके अंदर मौजूद हैं। हम अगर किसी भी प्रोफेशन पे बात करें तो यकीनन वो इंटरव्यूज भी दे सकते हैं और उनका प्रैक्टिकल भी है। लेकिन मैं बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम अशरफ खान साहब, जिन्होंने 1965 से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, एंट्री की, तो माशाल्लाह आज तक 2026 तक अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ इस वसेब के इस प्लेटफॉर्म पे, वसेब न्यूज नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, खाली शोबिस की बात नहीं है, आप सीनियर सहाफी हैं, सीनियर आप यानी मीडिया पर्सन हैं। और अगर बात करें तो मुल्तान नहीं, लाहौर नहीं, पाकिस्तान की सहाफत की बात करें तो हमेशा से हर इश्यू पर अगर हमें कोई आवाज सुनाई देती है तो अशरफ खान साहब की है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि 1965 एक ऐसा दौर कि जिस दौर में यकीनन बड़े भोले भाले लोग हुआ करते थे, बड़ी सादगी वाला माहौल था। तो उस दौर से आपने इन तमाम प्रोफेशन को ज्वाइन किया और शोबिस पर, क्योंकि आज के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा, क्योंकि इंट्रो में मैं इसलिए बहुत सारी बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद है कि फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल क्यों है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हमें कॉपी किया करता था, वो हमारी चीजों को कॉपी किया करता था। तो आज हमारा हमसाया मुल्क जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि हमसे बेहतर, बल्कि वो अपनी रूटीन में काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो बुरहान आया, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री पर बुरहान आया, उसका कसूरवार कौन है, उसमें मतलब क्या ऐसा हुआ कि आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कई सालों तक कोई फिल्म नहीं बनती। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। रिजवान भाई, बात ये है, आपने बड़ा अच्छा कहा है कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ज़वाल पज़ीर है। और ये क्यों हुई, कैसे हुई, माशाल्लाह बड़े लोग आते हैं प्रोग्राम करने जिनको, जो इस मालूम पे बात ही नहीं करते, और करनी चाहिए, हमारी गलतियां हमें बतानी चाहिए। तो माशाल्लाह मैं वसेब नेटवर्क को आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तान की तरफ से करता हूँ, क्यों कि वसेब एक ऐसा चैनल है, आज आप उर्दू में कर रहे हैं, कल सराइकी में भी करेंगे, शायद सिंधी में भी जाके करें। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए वो सच्ची बातें इनके साथ करें जो लोग सुने और आपकी तारीफ भी करें और चैनल की भी करें। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है खान साहब। असल में बात यह कि हमारा चैनल तो बेसिकल सराइकी में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें उर्दू जुबान में इसलिए करने पड़ते हैं ताकि हमारे हर जबान बोलने वाले हर पाकिस्तानी तक हमारी आवाज पहुंचे और वो समझ सके। तो मेरा सवाल वही है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसा अरूज के पाकिस्तान में कई हजारों सेलमेन और कई हजारों घर का यानी चूल्हा जलता था एक स्टूडियो फिल्म इंडस्ट्री से, तो आज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल क्यों आया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप अंदर की बातें जानते हैं। जवाल आया, कब आया और कैसे आया कि फिल्में बनती थी पहले सिनेमा घरों में, माँ बेटी भाई बहन बैठ के फिल्में देखते थे। क्यों कि उस जमानों में कोई जग्गा नहीं था, कोई गुज्जर नहीं था, कोई कालू बदमाश नहीं था, और कोई ऐसी फाहिशा फिल्म नहीं बनती थी जिसमें जाना लोग बुरा समझते थे। यानी कि आप देख लें, हिस्ट्री उठाएं कि आप आ जाएं 70 के बाद, 71 74 के बाद जो फिल्में बनी, और फिर हमारे जनाब मुल्क के सरबरा आए जुल्फकार भट्टो साहब, उन्होंने आते ही सेंसर बोर्ड को खुली छुट्टी दे दी कि भाई जैसे मर्जी करो। उस जमाने में
लोग हैरत में पड़ गए कि यार वो औरत फिल्म देखने गई तो अंदर रोजीना बेगम का बगैर कपड़ों के शॉट चल रहा था। ओए होए। आप देखें कि क्या गुजरी होगी उस भाई पे या मियां बीवी पे या बेटी बाप के साथ होगी कि ये इन्होंने स्क्रीन पे क्या चला दिया। वो मैडम हमारी बड़ी अच्छी अदाकारा थी रोजीना, वो क्रिश्चियन थी। अब जब उन्होंने थोड़ा देखा कि मेरे ये चले, वो कोई उन्हें जान के नहीं बनवाया था। डायरेक्टर ने कहा कि कपड़े बदल के आए हैं, वो झाड़ियों में चली गई, बेचारे कमरा नहीं था, वो खुली जगह पे शूटिंग थी, उन्होंने वो बना रही उसकी पिक्चर। एक नंबर तो ये इन्होंने बेगैरती की, मैं इसे बेगैरती कहूंगा। और उस जमाने के ना किसी डायरेक्टर ने, ना राइटर ने, ना किसी प्रोड्यूसर ने ये बात उठाई कि इस बेगैरत को निकालो, इस बंदे को जिसने ये काम किया। बल्कि उसके बाद हमारे रहमत अली साहब आ गए डायरेक्टर, उन्होंने आके खतरनाक खौफनाक ऐसी फिल्में दी जिनमें आधी नंगी कर दी औरत। फिर उसके बाद आगे जनाब अकरम खान साहब, उन्होंने खानजादा, नवाब दादा और बहुत सी फिल्में बनाई जिसमें फांसी आम हो गई। फिर हमारे आगे बदर मुनीर साहब, वो वेले थे, फिल्में तो बना रहे थे लेकिन प्रोड्यूसर की तरफ से वेले थे, उन्होंने दुल्हन एक रात की बना के उन सब पे धब्बा लगा दिया। तो रोकने वाला कोई नहीं था। अगर होते रोकने वाले तो आज हमारी फिल्म लाइन इंडिया के से भी आगे होती। हमारे पास फनकार भी थे, राइटर भी थे, हमारे पास तमाम डायरेक्शन के लोग थे, लेकिन कुछ लोग चोर भी थे। वो चोर कौन थे? जैसे हमारे शबाब के रानवी साहब जो लाए, गुल्लू को भी लाए और वो भी लाए। ये इंडिया जाते थे काबुल, वहां से लिख लाते थे फिल्में, पता है सब दुनिया को, लिख के लाके यहाँ बनाते तो वो हिट हो जाती थी। लेकिन पर्दा कब चाक हुआ? जब हिंदुस्तान का चैनल यहाँ दूरदर्शन आया। हम जो फिल्म देखते थे पाकिस्तानी वो लगा देते थे। हबीब साहब ने फिल्म बनाई दुश्मन, उनकी कातिल राजेश खन्ना की सेम कॉपी। जुमेरात को हमारे जुमे को फिल्म लगती थी तो जुमेरात को उन्होंने फिल्म लगा दी, वो हबीब साहब के पैसे मर गए। हबीब साहब बेचारे शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे, बस उनका नहीं। फिल्म लाइन जब बर्बाद हुई, जब हम जग्गों की तरफ चले गए, हम बदमाशों की तरफ चले गए। हमारी पहले इस्लाही फिल्में बनती थी, मलंगी, शहीद, खामोश रहो, बहादुर, और ऐसी फिल्में बनती थी जो लोगों को नसीहत भी आती थी कि यार अंजाम क्या होगा अगर हम बुरे बने तो। हमने बुरे बंदे को, एक बदमाश को हीरो बना के पेश करा। और सबसे बड़ी गलती जाहिल डायरेक्टर, मैं कहूंगा, मुझे कोई इनसे वो नहीं है, जाहिल डायरेक्टर हर बदमाश की जो बीवी बनाए वो राइट तवायफ बना दी। यार उसे कोई शरीफ नहीं मिली। और मुझे कौन सी ऐसी तवायफ दिखा दो कि जो बागों में लाते नंगी करके, पेट नंगा करके डांस कर रही है, आधे बॉडी नजर आ रही है। तो हमारी पब्लिक इस वजह से भागी है हमारी। आप देखें, फिल्मों की बात करें, नूरजहां ने जुगनू बनाई, शौकत रिजवी ने 4 आने की टिकट थी जब, और 4 आने की टिकट से उन्होंने शाहनूर स्टूडियो बना दिया 4 आने की टिकट से। आज 2000 की टिकट है, लोग सिनेमा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि वो दौर नहीं है। अच्छे लोग थे, अच्छे राइटर थे, वो नहीं अब दुनिया में। अब हमारी फिल्म लाइन तबाह करने में सबसे बड़ा ये शान साहब का भी है। भाई तुम एक्टर हो, पीछे क्यों जा रहे हो? कैमरामैन का काम है कैमरामैन नहीं करना। ऐसे आप ये करें। हमारी जो हीरोइनें आ गई, नंबर 2, नंबर 1, 2, ये उस बाजारों की थी। हमारी जो सलमा मुमताज थी वो बुरखा पहन के आती थी, नैयर सुल्ताना बुरखा पहन के आती थी, इज्जत के साथ आगे काम करते थे। रियाज शाहिद साहब थे, लुकमान साहब थे, बाद में एम सादिक भी आ गए, उन्होंने भी बनाई है, जिन्होंने नूरजहां, ऐसे लोग थे। डायरेक्टर एमजे राना साहब थे, 2 रंगीले बनाई उन्होंने, बहुत सी फिल्में बनाई। और थे हमारे रंगीले ने फिल्में बनाई है, दियर तूफान जो चली हैं। खत्म करने का किसी ने नहीं पूछा कि भाई वजह क्या है, क्यों हो रही है। हिंदुस्तान से अकबर खान आया, फिरोज खान का भाई, उसने कहा भाई आप ऐसे करें, आप हमारे 30 सूबों में फिल्म लगाए, हमें 4 में लगाने दे। यूसुफ खान साहब अकड़ गए, उन्होंने नहीं, अगर वो 30 में नहीं तो 15 सूबों में हमारी फिल्म जाती, हमारा बिजनेस बढ़ता। इनके घर दाने थे, दाने नहीं थे तो फाइटर के घर नहीं थे, दाने नहीं थे मेकअप मैन के, क्या होता है बेचारों का, लाइट मैन का क्या होता है, उनको मारा है इन्होंने, स्टूडियो के मजदूरों को मारा है। आप तो करोड़पति बन गए
और जब वो फिल्में बनती थी तो ये गुलबर्ग में कोठी 5 मरले की जो है ना, 5 मरले की, 4 कनाल की कोठी असद बुखारी साहब ने 1,05,000 के लिए, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, वाह वाह। 4 कनाल की बनी कोठी लबट्टी में 1,05,000 की, और वैसे 70, 80, 60, 70,000 का घर 10 मरले का बना बनाया मिल जाता था। तो वो दौर अच्छे थे यार। हम कहां अच्छा से खान साहब ये बताएं, क्योंकि देखें आपने बड़ी बारीक बीनी से फिल्म इंडस्ट्री को, शोबिस को देखा है और आज तक देख रहे हैं। आपने हमेशा से रिपोर्टिंग भी की, आपने मतलब बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया, बतौर आर्टिस्ट भी काम किया। यानी मैं आप ये कह रहा हूं कि आपके अंदर शोबिस का एक बहुत बड़ा जुनून है। ये बताएं कि फिल्म की नाकामी की वजह से चंद एक नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चंद एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी की वजह राइटर है? बिल्कुल है। नासिर अदीब से पहले फिल्में चलती थी। नासिर अदीब ने आगे बेड़ा गर्क करा है। गंडासा, डंडा और चोर है। गंडासा तो अहमद नदीम कासमी का था। आपको याद है ड्रामा जरा मुनव्वर सईद साहब कराची, उन पे बना था गंडासा। इन्होंने आगे वही गंडासा, वही क्लाशन। आज तक मुझे बता दें कोई हिस्टोरिकल फिल्म उन्हें दी हो नासिर अदीब। उससे पहले थे हमारे बड़े बड़े आला राइटर थे। अपना ये इसके शान के वालिद बड़े अच्छे राइटर थे, ठीक है, शाहिद साहब बहुत आला थे, और थे बड़े बड़े अच्छे नाम है। वो राइटर थे, गाने लिखते थे, उसमें देखा जाता था कि ये किस, ऐसा ना हो कि कोई बंदा बुरा मान जाए। अब अच्छा, इस नाकामी में आर्टिस्टों का कितना किरदार है? आर्टिस्टों का लेट आना, आर्टिस्टों का भाग जाना, आर्टिस्टों का पैसे लेके रफू चक्कर हो जाना है, और फिर हर जो हीरोइन है उसके तलवे चाटने वाले डायरेक्टर, उसको मैडम जी कह के आगे पीछे भागने वाले। फिरदौस आती थी, नगमा आती थी, सिलोनी आती थी, मुसर्रत नजीर आती थी, लैला आती थी, सैकड़ों नाम है यार जो हम लेने पे आए। वो शीरी आती थी, है, इतनी बड़ी एक्टर ने, वो टाइम सिर आती थी, काम करके जाती थी। उनमें कोई नंबर 1, 2 नहीं थी, कोई वो नहीं थी। बाद में आई है आसिया ने, बड़ा अच्छा काम किया है, वो करके गया। आलिया, उसकी मां प्रोड्यूसर थी, पहली फिल्म उसने बनाई वो थी रानी। बात यह है कि वो लोग थे, उन्हें काम से इश्क था, उन्हें अपनी इज्जत से इश्क था। ये जब आई बाजार वाली एक फिल्म में आए, छोटा सा कैरेक्टर किया, उन्हें लिखा दिया फिल्म स्टार, वो पैसे बढ़ गए मेरे। अब मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता। जी मैं समझ गया कि वो पैसे बढ़ जाए, मैं स्टार बन गई। इसी तरह हमारे जो पैसे दे के आने वाले एक्टर, वो खान साहब, यूसुफ खान साहब के वालिद बैरिस्टर थे, वो चोरी काम करते रहे, या बाद में पता लगा उनके घर वालों को एक्टर हैं। राय साहब पिंडी से आके कामयाब है, लाहौर से 2-3 ही कामयाब हुए हैं, शाहिद 1-2 और होंगे। कराची से गुलाम अय्युद्दीन, जावेद शेख वहां का था, रावलपिंडी का, हबीब साहब गुजरांवाले के थे, इजाद दुरानी बड़ा अच्छा, उसको बोंगा हीरो कहते थे इजाद दुरानी को। लेकिन उन्होंने अपना जो शराफत का दामन, या वैसे तो हर बंदे की एक जातियात है, लेकिन उन्होंने ना तो कभी वो ऐसा काम किया है जिसपे धब्बा लगे या कुछ करे। तो ये अच्छा खान साहब, मेरे बारे में ये कहा जाता है अक्सर और बेशतर, क्योंकि कई हजार अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरव्यूज कर चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि वसेब न्यूज नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके बहुत सारे चैनल मौजूद हैं। तो मुझे अक्सर कहा जाता है कि रिजवान भाई आप बड़े करख्त और सख्त सवाल करते हो, और क्योंकि मेरी फितरत में ये चीज शामिल है कि मैं फेक बात का कायल नहीं हूं। मैं सच्ची और कड़वी बात करना पसंद समझता हूं, क्योंकि सच हमेशा तक जिंदा रहता है। अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमने देखा कि एक दौर में जो प्रोड्यूसर होता था वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी सोच थी कि मेरी फिल्म कामयाब हो, मेरी फिल्म सुपर हिट हो और मैं आगे और फिल्में बनाऊं। फिर एक ऐसा दौर आया कि प्रोड्यूसर वो आया जो किसी लड़की का तमाशबीन था, जो ये माइंड से नहीं आया कि मैंने आगे फिल्म बनानी है नहीं बनानी। उसका ये माइंड होता था कि मैं यहां पर जितने दिन इंजॉय कर सकता हूं कर लूं। इसका कसूरवार नहीं, मैं आपको बताऊं, आप परचून की दुकान डाल लें, होटल डाल लें, आपको गाड़ी टैक्सी बना ले, आप उसको टैक्सी में कहेंगे यार तूने लड़की भी चाहिए, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। आप परचून की दुकान पे सौदा लेने को आया तो वो कहे कि बहन कुड़ी भी चाहिए थी। ये यहाँ के वो बेगैरत लोग थे जिन्होंने ऐसे लोगों को ला के लड़कियां पेश करके फिल्म, जिनको नहीं काम आता था, जिनको डायरेक्शन का नहीं पता था, ये नहीं पता था, उन्होंने और कई फिल्में ऐसी हुई कि नहीं बनी।
लड़कियां बिठा दी, उनके साथ जुए खेल लिए। ये एक कारोबार था। मैं आपको बता रहा हूं, सन 64, 65, 63, 70 में जन्नत में जाना आसान था, स्टूडियो में जाना मुश्किल था। मैं उसी तरफ ही आने लगा था। मेरा एक बहुत बड़ा आगे सवाल खड़ा था कि एक दौर ऐसा था कि स्टूडियो के अंदर चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती थी, और एक बड़ी स्कूट, यानी आप स्टूडियो में जाते थे तो आपको ऐसा लगता था कि कानून हो रहा है या निजाम हो रहा है की या किसी बड़े की चिट जाती थी, तब आप इन हो सकते थे। लेकिन ये फिर ये काली भेड़े कहां से ये ऐसे हुआ कि कई जो अबराई साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवड़ करे, जब तक थे उन्होंने बड़ा काम किया है और आज तक रहती दुनिया तक नाम रहेगा। वो थे बड़े प्यारे दिल के इंसान, उनसे किसी का तकलीफ नहीं। उन्होंने देखा दाऊद भट्ट को वो बना दिया, जौहर गिलानी को डायरेक्टर बना, पैसे दे के यार, पैसे लेके इन्होंने फिल्में उनसे बनाई हैं। वो उन्होंने कहा चल पुत्री तू शुरू कर दे, भाई तू कर दे। अब ये इस काबिल नहीं थे। आप इनकी हिस्ट्री देख लें सबकी, अगर 20 फिल्में बनाई हैं तो 15 फ्लॉप होंगी। ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो करते रहे। एक दफा फाइटरों ने रल के, आप यहीं थे स्टूडियो में जब वो जबाटा बनी, तो वो देखे उनको पैसे दे दिए, बाबरा ने फ्री काम किया। राइट, तो ऐसा बंदा था। फिल्में असल में टेक्नीशियन मर गए थे। देखिए हसन तारिक था, रियाज शाहिद था, और हैदर चौधरी थे, और हमारे और बड़े ऐसे डायरेक्टर थे। वो नाप तोल के रिहर्सल करके फिल्म बनाते थे। ये नहीं कि कैमरा उठाया और जाके इधर ले लिया वो ले लिया। हमारे बड़े बड़े आला रहे। हिंदुस्तान कह रहे हैं, अभी आपने फिक्रा कहा था कि हिंदुस्तान ने भी कर नकली की, हमने भी की, हम क्यों झूठ बोले, हमारे बंदों ने भी की हैं जो इसका नहीं पता था। अब आज भी फिल्में, मैं एक फिल्म देख रहा था पंजाबी, यूनुस मलिक की, शाहिद साहब बैठे हुए थे, ये गुल्लू, मैंने कहा ये बहन भाई है उर्दू, नदीम की, कमाल की, पंजाबी में कर दी उसने। यार तुझे कैसे? मैं कहा मुझे पता है शाहिद साहब, आप आए नहीं थे जब फिल्मों में। उसमें इजाज, असलम परवेज और नदीम तीनों भाई होते हैं। इनमें एक गुंडा बना दिया इंस्पेक्टर, एक वो बना दिया डाकू। बात ये हमारे यहाँ फिल्म फेल होने का भी। अब आपने बनाई चंद मखना, मैंने चंद पुत्र बना दी। फिर आपने बना दी चंदवे, फिर बना दिया आपने मुकड़ा चंद वर्गा, फिर बना दिया चंद तारा, फिर ये चांद को लेके लगेगा। आखिर चांद की बाइंडिंग कहाँ हुई? चंद बदमाश। यार अल्लाह के खौफ से डरो। फिर एक ऐसे नाम रखे गए, धरती शेरा दी, धरती दे लाल, धरती लो मांग दी, धरती। ओ यार खुदा को मानो यार, है। मैं एक छोटा सा ये ऐड करना चाहता हूं। मैं इंडिया बैठा हुआ था कर्मा के शूट पे, तो वहां अमरीश पुरी साहब आ गए। उनकी मेरी सलाम दुआ, पहली दफा ना मैं वाकिफ था उनसे, उनको तो सब जानते थे, लेकिन मेरा तारुफ कराया मोहम्मद अजीज शबीर सिंगर ने। उन्होंने तो बैठे, उन्होंने कहा इशरफ भाई आपके कितने सूबे हैं? मैंने कहा जी चार थे। हाँ, मुझे कहते यार एक बात करो। मैंने कहा, उन्होंने बड़ा फिक्रा कहा कि तुम्हारे 3 सूबे वो हैं, एक दलेर है। मैंने कहा हमारे सब ठीक है, आप गलत बात ना करें। उनके नहीं, ऐसे याद किया। उन्होंने कहा गुज्जर पंजाब दा, बट पंजाब दा, शाहिया पंजाब दा, मेहर पंजाब दा, पुत्र पंजाब दा, ये फिल्म है आपकी। वो सही था, मैंने माना। मैंने कहा आप सही कह रहे, यहाँ होता कोई और नहीं। ये अकड़ में रहे, झूठ में रहे। आज लाख हजारों लोग बेचारे कारोबार से हाथ धो बैठे के मर चुके। कईयों को दवाइयों के पैसे नहीं, कईयों की बच्चियां बूढ़ी हो गई हैं, किसी को शर्म नहीं आती। ये ले आया, अभी हुकूमत ने पैसे दिए हैं ना। और मैं आपको दावे से बता रहा हूं, अल्लाह मेरे भाई को तंदुरुस्ती सेहत दे, 2 बंदे लाजमी पहले फिल्म बनाएंगे, संगीता और जनाब गुलाम महीउद्दीन, क्योंकि इन्हें कोई लालच नहीं है, ये काम जानते हैं, करते हैं। उन्होंने पहले भी अपनी फिल्म बनाई थी आंधी और तूफान, गुलाम महीउद्दीन ने, और संगीता की पहली फिल्म में भी वो हीरो आए थे एज ए डायरेक्शन में। संगीता डायरेक्शन की थी, सोसाइटी कर। ठीक है, अच्छे बंदे हैं, कर लेंगे तो चलो। किसी का चूल्हा जले, किसी की बच्ची की शादी हो, किसी के बच्चे का इलाज हो, ये होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये आवाज पहुंचा रहे हैं उनकी, कि जनाब मरियम नवाज साहबा, उनको भी देख ले जो घरों में आसिफ खान साहब को रहते हैं पैसे। अभी आपने कई ऐसे बंदे हैं जिनका फिल्म से ताल्लुक नहीं है, उनको दे दिए हैं। मरियम साहबा आप सीएम हैं, आप देखभाल कर दें, आप अपने बंदों को ना दें कि जो अपने वो करे, कल को आप पे धब्बा लगेगा, वो क्या करके ये करके। आपका हरीफ आप पे आंखें लगा के बैठा हुआ है,
आप उन लोगों को बुलाएं जो इसके मुस्तहिक हैं, जो काम जानते हैं, जो उन लोगों को लाएंगे जो घरों में बैठे हैं, जिनकी बच्चियों के बाल सफेद हो गए, जो उनके बीमारी खा गई जिन्हें, उनको पैसे दें। वो अच्छे डायरेक्टर भी होंगे, अच्छे राइटर भी लेंगे। तो ये अच्छा खान साहब, ये बताएं कि अभी जो मैडम सर यानी मरियम नवाज साहबा ने, सीएम साहबा ने कितने के लोगों को पैसे दिए हैं और क्या प्लानिंग है, कि क्या लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से आबाद होती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने के डायरेक्टर हैं जिनको इस मद में पैसे मिल चुके हैं कि हमारी प्रोडक्शन जिंदा हो? अभी तक तो मेरे अंदाजे से कोई 8-10 है, उनको दे दिए। अच्छा। और ये एक दफा नहीं दे रही, वो उन्हें रखी है कि अगली टाइम में दूंगी, उससे अगले 4 दफा में अच्छे अच्छे डायरेक्टर ढूंढ के देंगे वो। और ये खाली मरियम का काम नहीं है, ये सिंध वालों का भी काम है, ये सरहद वालों का, केपीके वालों का। बलूचिस्तान में तो हुसैन में ही कोई नहीं है, वो तो है ही नहीं। लेकिन इन तीनों सूबा वालों को चाहिए कि ऐसे उन लोगों को मिले। माँ है बैठे, आसिफ खान साहब बैठे, और लोग बैठे हुए हैं, अदाकार जो बैठे हुए, नेमत सरहदी बैठा है, जमील बाबर बैठा हुआ है, उनको दे। जानी अभी वो अरबाज बैठा हुआ है, ऐसे लोग हैं। सिंध में दे, हमारे काफी काबिल लोग बैठे हुए हैं, जो उनको दें, ताकि वो लोग आए जिनका कारोबारी ये था, जिनका खाना पीना मरना जीना स्टूडियो होते थे। अच्छा खान साहब, क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान में एक जो नया रुख मिला है फिल्म इंडस्ट्री को, या आप कह लें कि पाकिस्तान में वो फिल्म इंडस्ट्री की जो एक मर्तबा मर चुकी थी, उसको पाकिस्तानी हुकूमत जिंदा करने की कोशिश कर रही है? तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि दोबारा से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिंदा होती हुई नजर आ रही है? या मैं तो सलाम पेश करता हूँ मरियम, ये मैं चमचागिरी या वो नहीं कर रहा, सलाम इसलिए कर रहा हूँ कि उसने कहा कि जो सैन में गिरा रहा है वो नहीं गिराएगा, और जो पुराने सैन में उनको न्यू गिराया दोबारा तोड़ फोड़ के बजाय, ताकि लोग इस पे फिल्में देखें। ऐलान तो कर दिया उन्होंने, अब देखिए अमल कितना होता है इस पे। देखते हैं कि सैलमों के ऊपर अमल कितना एक होता है। आज का जो प्रोग्राम था बड़ा एक समझ लेके कड़वा सच था। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त, हमारे भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनको ये नागवार भी गुजरेगी गुफ्तगू, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, और सच जो होता है उसका सफर जो होता है वो समझ लेके रहती दुनिया तक रहता है। तो आज की जो हमारा मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, आर्टिस्टों के हवाले से, अच्छा मैं एक और आपसे बात करना जरूरी समझता हूं कि इस वक्त हमारे मोस्ट सीनियर बहुत सारे आर्टिस्ट पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त अलाला की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बेशक पंजाबी हैं, वो सिंधी हैं, वो सराइकी हैं, वो पख्तून हैं। तो जरा उनके हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे फनकारों के साथ राब्ते वास्ते में रहते हैं, तो यकीनन शायद हो सकता है हमारे इस इंटरव्यूज की वजह से हुकूमत पाकिस्तान उनकी कोई हेल्प करे। नहीं, ये तो होता है। शायद आपने अलमरा नहीं गए, अलमरा लाहौर जी, इसमें तमाम फाइटर से लेके और हाई लेवल के, अभी जैसे राशिद महमूद साहब पीछे बीमार हुए, हुकूमत ने उनको पैसा, गुलू भाई के बड़े भाई फौत हुए थे, 5 लाख रुपए मिला। इसी तरह औरों को मिलते हैं, किसी को 10 लाख मिल गया, किसी को नाहिद अख्तर को 1 करोड़ रुपया मिला था। ये देते हैं सर। देखें, लाहौर में तो पंजाब में मिलते होंगे, अब हम बात सिर्फ पंजाब की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। ये देखे ना, एक सूबा दे रहा, दूसरे को भी तो आनी चाहिए शर्म भाई। ये वो दे रही है, हम क्यों ना दे? ऐसे ही अब ना केपी वाले दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। मैंने तो चौथा सूबा छोड़ ही दिया ना, वहां तो फिल्म ही नहीं है, शर्मा ही नहीं है। तो बात ये है कि खुदा को मानो, सिंध वालों, पीपल पार्टी एक वो जमात है जिसका लोग मानते हैं कि यार वो वाकई शहीद जुल्फकार की पार्टी है। उसी के वास्ते आप उन लोगों को देखें जिन्होंने आपके खातिर कोड़े खाए हैं, एक्टरों ने जेलें काटी हैं, भाई उनका ख्याल करें, उनको भी दें। हमारे शाहनवाज घुमन सिंध के, वो बेचारे यहाँ जेल में रहे, कोड़े, उन्होंने ज्यादा दौर में क्या कहने हुआ। तो मैं उस तरफ नहीं जाता, इनकी मदद करें, ये आपकी मदद करेंगे। टैक्स लेने पे आप माचिस की डिबिया पे टैक्स मांग रहे हैं, पैदल चलने वालों से टैक्स मांग रहे हैं आप। खुदा के लिए इनका ख्याल करें। कई लोग बेचारे दुआएं देंगे, और दुआएं जो है हमेशा लगती हैं। मेरे प्रोग्राम के आखिरी 1 से 2 सवाल बाकी हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह ताला आप अक्सर और बेशतर वसेब न्यूज नेटवर्क पर दोस्तों को नजर आते रहेंगे। हम आपको जहमत और तकलीफ देते रहेंगे। वसेब न्यूज नेटवर्क, इसने हमेशा से पाकिस्तान बोलने वाली तमाम जबानों की, बल्कि मैं ऐसा कहूं कि पाकिस्तान के हर शोबे, फनकारों, अदीबों, शायरों, मैं किस किस शोबे की बात करूं, यानी किसान से लेके एक देहात से में रहने वाले से लेके शहर तक, हर शख्स की हमेशा से आवाज बनता है।
तो बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट, बतौर एक सीनियर शख्सियत, इस वसेब न्यूज नेटवर्क की जो नुमाइंदगी है इसको कैसे देखते मैं कहता हूँ जी मजा आया मुझे बात करने में, अच्छी आई है, अच्छी बातचीत है, सुलझी बातचीत है। और डर किस चीज का है यार रिजवान साहब? डरे वो जो काना हो। हैं? ऐसे ही आप सच्ची बात बताएंगे। सच्ची बात तो देखे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया पे आए, उनकी बात कहीं उन्हें नहीं मानी। ऐसे ही। हम तुम क्या है, हमारा काम है हम उनकी राह पे सच बोलते रहे, माने ना माने ये उनका अमल है। तो खान साहब, आखिरी जो मेरा इस प्रोग्राम का आखिरी जो सवाल है, क्योंकि हमने फिल्म की बात की तो हमने छोटी स्क्रीन की बात नहीं की, टीवी की हमने बात नहीं की। मौजूदा एक दौर ऐसा हुआ करता था कि पीटीवी पर ड्रामे देखने के लिए लोग इंतजार में रहते थे। 8वें दिन ड्रामा आता था या मतलब चौथे दिन 5वें दिन, तो लोग एक इंतजार में होते थे। और मैंने खुद भी वो वक्त देखा है कि हमने नीचे वो कहते हैं दरिया बिछा के 100-200 लोग बैठकर पीटीवी पर और इस चैनल पे। आज हमारे पास जो चैनल है वो कई सैकड़ों में है। तो जो ड्रामा है पाकिस्तानी ड्रामा, उसको कैसे देख रहे हैं? सर पीटीवी वो इदारा था, ये माँ था उन लोगों की जो सीखने आते थे, ये एकेडमी थे, ये एक यूनिवर्सिटी थी। इसके अंदर जब सियासत घुस गई, ग्रुपबंदी चली गई, आज स्टूडियो आप जाएं, अल्लाह की कसम उनकी कैंटीनों में कुत्ते फिर रहे हैं, कुत्ते। अंदर कैंटीन नहीं है किसी को चाय पिलाने के लिए, बाहर से मंगाते हैं। ना कोई ड्रामा बन रहा है, ना कराची बन रहा है पीटीवी पे, ना यहाँ बन रहा है। आप देखें कि मुफ्त की तरह है। मैं तो कहता हूं कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस साहब ऐसे लोग निकालें असर कदीमा के, ये टीवी के जो लोग मुफ्त की तरह ले रहे हैं। आप कर्जा कहते हैं हमारे पे कर्जा है, इनको क्यों दे रहे हैं? निकले या बाहर अपने अपने काम करें और पैसा कमाएं। क्यों गवर्नमेंट का लोगों के टैक्स के पैसे खा रहे हैं? ये वो इदारा है कि इंडिया में हमारा ड्रामा जब यहां चलता था, बारिश, समुंदर और बहुत से ड्रामे कराची के भी, तो इंडिया की में छुट्टी कर लेते थे लोग। बारिश ड्रामा लगता था महबूब आलिम का, वो वहां बंद हो जाता था, बाजार बंद हो जाते थे। तो यार ये क्या है? किन लोगों को बिठाया हुआ? सिर्फ अपनी अपनी खबरें लगवाने के लिए। आप चले गए पीटीआई की खबरें, पीटीआई चली गई मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग ये खबरें। खुदा के लिए ऐसी गेमें छोड़ो और अपने मुल्क को बनाओ। जापान की मिसाल लो, कुवैत की मिसाल ले लो, दुबई की ले लो, मलेशिया की ले लो। क्या क्या करोगे? इनसे बचो, अपना पैसा बचाओ, कर्जा उतारो, इस पाकिस्तान को जन्नत बनाओ खुदा के लिए। आप देखें डूब गई ये फिल्म लाइन, एक स्टूडियो नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे? कैमरे नहीं है, क्लैप नहीं है हमारे पास, बस। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, जो वो दौर था जब सैल में आबाद थे, तो यकीन माने कि हम अगर ये बात करें तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सीनियर शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो जिस दौर में सैलमा आबाद था, जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री आबाद थी, तो उस दौर की अगर हम जराइम की बात करें, क्राइम की बात करें, तो बहुत कम था। क्यों? कि लोगों को इंटरटेन मिलता था, लोगों को वो एक सच्ची कहानियां सुनने को मिलती थी, लोगों को दास्तानें मिलती थी। आज हमारे सैल में उजड़ चुके हैं। आज हमारा जो फनकार, जो किसी दौर में लोग उसके साथ तस्वीर बनाने को भी बड़ा प्राउड फील करते थे, फख्र महसूस करते थे, आज वही फनकार एक टाइम की रोटी को परेशान है। आज वही फनकार, क्योंकि आर्टिस्ट एक ऐसी दुनिया होती है, आर्टिस्ट एक ऐसी मखलूक होती है कि ये दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकता। आप इसको सुनारे की सोने की दुकान भी बना के दे दो और इसको कहो कि भाई आपने बैठकर यहां पर सेल परचेज करनी है, तो ये कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रोफेशन, उसकी दुनिया कुछ और होती है। तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए सोचे, खुदारा खुदारा मोस्ट सीनियर बहुत सारे ऐसे राइटर, बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे ऐसे फाइटर, बहुत सारे ऐसे लोग जो यकीन माने कि इस वक्त एक टाइम की रोटी के लिए परेशान है। तो ये काम है हमारी रियासत का, ये काम है हमारी हुकूमतों का, ये काम है उन तमाम इदारों का जो यानी कल्चर के मिनिस्टरों का ये काम है कि वो अपने कल्चर की तरफ देखें, अपने लोगों की तरफ देखें। क्योंकि देखें, आर्टिस्ट वो होता है जो आप अपने गमों को दफन करके आपकी खुशियों में वो खुशियां बांटता है। कभी आपने उसके अंदर झांक के देखा है कि एक फनकार के अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर कितने गम छुपे हुए हैं? खुदा की कसम, मैंने ये गम बड़े करीब से देखे हैं। मैंने वो आर्टिस्ट भी देखे हैं कि जो मतलब किसी बहुत बड़े शख्सियत के इवेंट पर जा रहे हैं, उसकी फैमिली को एंटरटेन करने के लिए, उसके खानदान को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन वो उसके पास समझने के रक्शे के किराया नहीं है। भाई मैयत पड़ी है घर पे और वो गया है किसकी शूट पे,
तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो नाजरीन जुड़े रहिएगा वसेब न्यूज नेटवर्क के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है, आज की गुफ्तगू कैसी लगी, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें आगाह कीजिएगा, बताइएगा। अगर हमसे इस प्रोग्राम के दौरान किसी किस्म की कोई गलती या कोताही हुई है तो वो भी हमारी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि यकीनन हम कोई मतलब अक्ले कुल नहीं है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है। तो आज क्योंकि बड़ा सारा कड़वा सच था वो, जिसके ऊपर बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टीवी चैनल भी उस पर खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उनको कोई फायदा नहीं मिलता। तो हमने हमेशा से उन लोगों की बात की है। तो मुझे मियां मोहम्मद साहब का ये शेर याद आ गया कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोन, तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। यानी अपनी जिंदगी को बनाएं इतना खूबसूरत कि आप हो तो किसी के काम आ सके, आप ना हो तो लोग आपको तलाश करें, आपके लिए यानी उदास हो। तो ऐसी जिंदगी जरूरी है, क्योंकि मैंने भी मरना है, सब ने मरना है। कोई जितने बड़े मनसब पे बैठे हैं आखिर उसके लिए मौत है। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि जो हमारे मर जाने के बाद जिंदा रहे। तो जुड़े रहिए वसेब न्यूज नेटवर्क के साथ, और ये जरूर बताइएगा कि आप हमारा ये प्रोग्राम कौन सी सिटी से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।